अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक देखेंगे, इनइलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीजें, कुलियन तो हो रही है लेकिन कुलियन के साथ वो बता रहे हैं हमें, एक तो पहली बात कि ये इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब होता है बच्चे इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रह रही। इनइलास्टिक कुलियन में मोमेंटम तो सेम रहता है बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होती, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। वन डायमेंशन का मतलब है अलोंग स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे, एक ही सीधी लाइन में एक एक्सिस के अलोंग जा रहे थे। जब वो कोलाइड कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास जो कुलियन है वो इनइलास्टिक है, मतलब कुलियन के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम को देखते हैं, ये देखें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट को M1 बोल दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट को M2 बोल दिया। कुलियन से पहले पहले वाली सिचुएशन ये क्या है, हमारे पास M1 किसी वेलोसिटी V1 के साथ आगे जा रहा है, M2 जो है वो भी V2 वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है। अब ये दोनों बच्चे एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये 1D केस है, मतलब अलोंग स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, सीधी तरफ जा रहे हैं, एक ही एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं, तो हम कहते हैं ये 1D है। ये दोनों कोलाइड करते हैं, ये पीछे से आगे इसके साथ कोलाइड करते हैं, तो ये कोलाइड करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। तो हम कहते हैं एक ही वेलोसिटी के बाद ये मूव करना शुरू हो जाते हैं, और बाद वाली वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी वी एफ लिख देते हैं। अब ये देखिए स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी V1 थी, इसकी वेलोसिटी V2 थी। अब ये जब दोनों कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, वो स्टिक हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कह लें बाइंड हो जाते हैं, तो हमारे पास दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो काइनेटिक एनर्जी कुलियन यहाँ पे कंजर्वेशन नहीं होती, मतलब कुलियन से पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होती है, कुलियन के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कुलियन कौन सी है, इनइलास्टिक है, कि यहाँ पे बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, सारी चीजें देखनी है। तो पहले ये जो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया वो इसी चीज को बता रहा है स्टेटमेंट की फॉर्म में, कि दो बॉडीज हैं जिनका मैसेज M1 और M2 है, वेलोसिटी उनकी V1 और V2 है कुलियन से पहले, और वो दोनों अलोंग स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं। और यहाँ पे ये कंडीशन लगा रहा है कि जो V1 है वो थोड़ी सी ग्रेटर है V2 की निस्बत, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट वाली ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड ज्यादा है, इसलिए तो ये पीछे से जाके इसके साथ टकराएगा। इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है V2 की निस्बत, तो हमारे पास ये क्या करेगा, पीछे से जाके M2 के साथ जाके कोलाइड करेगा। तो ये कोलाइड करेगा पीछे से जाके, इसको हम बात करेंगे, इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जो पीछे से हम लोग कोलाइड कर रहा होता है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और जिसके साथ कोलाइड करेगा इसको टारगेट बोलेंगे। आपके पास ये पीछे से आ रहा था तो इसको हम लोग बोल देंगे ये प्रोजेक्टाइल है, मतलब पीछे से आके इसने कोलाइड करना, जिसके साथ कोलाइड करना है इसको टारगेट बोलते हैं। तो कहते हैं इस केस में हमारे पास इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा स्पीड के साथ पीछे से आ रहा है, तो ये हम इसको नाम दे देंगे प्रोजेक्टाइल का, और हमारे पास जिसके साथ जाके ये टकराएगा उसको नाम दे देंगे हम टारगेट का। तो M2 टारगेट है और ये प्रोजेक्टाइल है। कहते हैं कुछ टाइम के बाद जब वो दोनों कोलाइड करेंगे, लेकिन वो कुलियन कौन सी होगी, इनइलास्टिक होगी। कुलियन के बाद जैसे वो कोलाइड करेंगे दोनों मैसेज एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे, और इन दोनों की वेलोसिटी जो होगी दोनों मैसेज की वो एक ही हो जाएगी, उसको फाइनल वेलोसिटी बोल देंगे। वो फाइनल वेलोसिटी के साथ एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब हमने इस सारी सिचुएशन में ये बात की है कि ये कुलियन हमारे पास क्या है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में याद रखिएगा मोमेंटम सेम रहता है, कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। तो हम दोनों अप्लाई करेंगे, तो वो यहाँ पे ये कह रहा है सिंस कुलियन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ये इनइलास्टिक है, तो इसमें दो चीजें याद रखिएगा कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन है कि आप बिफोर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम, कि जितना हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है कुलियन से पहले वाला, ये इक्वल होना चाहिए आफ्टर कुलियन, मतलब फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो वो हम मोमेंटम वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। बिफोर कुलियन या इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम है, इज इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम इसका। तो हमारे पास बिफोर कुलियन इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फार्मूला बच्चे M V होता है, तो अगर इसके लिए तो M1 V1 आ जाएगा और इसके लिए M2 V2 आ जाएगा। कुलियन के बाद टोटल मास कितना है, M1 M2 और वेलोसिटी कितनी है, तो टोटल मास ये M1 प्लस M2 और वेलोसिटी इसकी VF है। तो हमारे पास बिफोर कुलियन इज इक्वल टू आफ्टर कुलियन। अब ये देखिए बच्चे, आपने फाइनल वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं, M1 प्लस M2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और इस तरह से आ जाएगा ये क्वेश्चन में।
कहती है हमारे पास यहाँ से आप मोमेंटम में, जब हम लोगों ने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया तो आपको इनिशियल वैल्यूज का पता होता है। बच्चे प्लियन से पहले वाली सारी क्वांटिटीज ना हमें पता होती है, इसका मतलब है हमें m1 का भी पता होता है, v1 का भी, m2 का भी पता होता है, v2 का भी, फाइनल वेलोसिटी का नहीं पता। प्लियन के बाद वाली चीजें हमें नहीं पता होती। तो कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके ना आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, प्लियन के बाद वाली वेलोसिटी क्या है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं अगर सपोज करें हम अज्यूम कर लें कि ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे था, ये मूव नहीं कर रहा था, तो फिर हमारे पास जो बाद वाली वेलोसिटी वो कैसे होगी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहा था v1 वेलोसिटी के साथ, आगे एक ऑब्जेक्ट पड़ा था वो रेस्ट पे था, जब इसके साथ जाके ये कोलाइड करता है इनइलास्टिक, तो कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो किस तरह से आएगी। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस है, कहते हैं सपोज कर लो कि m2 जो है वो रेस्ट पे, मतलब v2 की वैल्यू क्या है वो 0 है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा vf इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी चेंज होगी है, लेकिन चेंज किस तरह से हुई है, ये देखिए m1 v1 है हमारे पास इनिशियल, लेकिन अब उसके साथ डिवाइड हो रहा है m1 प्लस m2, डिवीजन में एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है m2 आ रही है, m1 तो m1 से खत्म हो जाता है लेकिन यहाँ पे m2 आ रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी रिड्यूस हो गई है कितनी, हमारे पास ये देखिए इस रेशियो के साथ रिड्यूस हो गई है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास इस ये रेस्ट पे था लेकिन ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आ रहा था, जब इसके साथ जाकर टकराएगा तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो पहले की वेलोसिटी की निस्बत कितनी कम हो जाएगी, वो ये वाला एक्सप्रेशन बता रहा है कि पहले सिर्फ और सिर्फ v1 थी लेकिन कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा हम देखते हैं इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D। टॉपिक भी हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो हमारे पास है इनइलास्टिक वर्ड कि हमारे पास कोलिजन कौन सी है वो इनइलास्टिक है, और दूसरा हमारे पास ये वर्ड है 2 डायमेंशन का कि 2D में दो ऑब्जेक्ट्स है वो मूव कर रहे हैं, 2 डायमेंशन है मतलब x और y एक्सिस में, और हमारे पास ये कोलिजन कौन सी होगी, इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक का मतलब है इससे मोमेंटम तो सेम रहता है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। और 2 डायमेंशन का मतलब है ये किसी एक्सिस, एक एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं कर रहा होगा। या चुप करा लो। तो ये डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन में हमारे पास किस तरह से कोलिजन हो रही है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, वो इनिशियल वेलोसिटी v, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले क्या है v1, तो v1 वेलोसिटी के साथ नहीं ये सीधी लाइन में मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है m2, वो किसी वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रहा है लेकिन ये सीधी लाइन में नहीं जा रहा, ना ये x एक्सिस के साथ जा रहा है ना ये y एक्सिस के साथ जा रहा है, बल्कि ये x एक्सिस के साथ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा है। तो किसी थीटा के साथ वो एंगल बनाते हुए, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए वो इस तरह से जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, और ये हमारे पास बच्चे ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, मतलब ये x एक्सिस के लॉन्ग भी है y एक्सिस के लॉन्ग भी है। तो ये 2D का केस है, ये इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, जब यहाँ पे दोनों टकराते हैं तो दोनों का मैच स्टिक हो जाता है, वो एक ही मैच के साथ ना मूव करना शुरू हो जाते हैं। अब इस मैच से हमें m1 भी है और m2 है, दोनों एक ही वेलोसिटी vf के साथ मूव करना शुरू हो जाते हैं, और किस एंगल के साथ ये हमारे पास मूव कर रहे हैं, फाई एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे यही बात करें, और ये कोलिजन जो है बच्चे ये सारी की सारी हमारे पास इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब है इस कोलिजन में पहले वाली जो काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम की, वो जो आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट हो जाएगी। पहले सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी बाद वाली काइनेटिक एनर्जी की निस्बत, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें अप्लाई हो सकता है। तो इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें मोमेंटम सेम रहता है, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। दूसरा ये 2D केस है कि इसमें m1 अलोंग ए स्ट्रेट लाइन आ रहा था लेकिन m2 अलोंग ए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, बल्कि वो कोई एंगल थीटा बना रहा है x एक्सिस के साथ, मतलब इस m2 की जो वेलोसिटी है वो अलोंग द x एक्सिस भी होगी, अलोंग द y एक्सिस भी होगी, वो दोनों एक्सिस में होगा। आगे वो इसी चीज को डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है, कहते हैं माइक्रोस्कोपिक कोलिजन जनरली इनइलास्टिक के बड़े लेवल पे जो हमारे पास कोलिजन्स होती है ना वो इनइलास्टिक होती है, जिसकी हम लोग डेली लाइफ में एग्जांपल्स भी देखेंगे कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। कहते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है वो क्या है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए आ रहे हैं लेकिन कोलाइड के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं और एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू जाते हैं। तो ये बेस्ट हमारे पास एक एग्जांपल है इनइलास्टिक की, जहाँ पे इनिशियली तो दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं वेलोसिटी के साथ, लेकिन कोलिजन के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं और वो एक ही वेलोसिटी से मूव करना शुरू जाते हैं। ऑटोमेटिकली हमें आइडिया हो रहा है कि पहले की इनकी काइनेटिक एनर्जी और होगी, बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो वो इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है सपोज करें कि दो मैसेज हैं m1 और m2 और इनकी वेलोसिटीज क्या है v1 और v2।
टू डायमेंशन एक्स वाई प्लेन में मूव करे। m1 तो सीधा आ रहा है, लेकिन m2 जो है वो कोई एंगल थीटा बनाता हुआ आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ। कहते हैं हमारे पास अलोंग दी, इसी बात को वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो सीधा आ रहा है लेकिन वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता हुआ आ रहा है। जब ये दोनों कोलाइड करेंगे इस पॉइंट पे, सेंटर पे जाके, इसको रीजन भी बोलते हैं, तो हमारे पास ये दोनों मैसेज एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे और स्टिक होने के बाद एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे। और ये जो एंगल बना रहा है बच्चे, ये फाई है। अब आपने मोमेंटम निकालना बच्चे अलोंग दी। मोमेंटम हमारे पास पता है क्या होता है? मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मोमेंटम जो होता है बच्चे हमारे पास वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसलिए मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा हो तो हम उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। हमने वो टॉपिक पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये देखिए, ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई सा भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बनाता है तो आप क्या करते हैं? उसके एक्स कंपोनेंट्स बनाते हैं और वाई कंपोनेंट्स। मतलब आप इसके एंड पॉइंट से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये वाला जो इसकी वर्टिकल लाइन होती है, ये इसका आपके पास वाई कंपोनेंट होता है, ये एक्स कंपोनेंट होता है। तो आप वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके कंपोनेंट्स में भी इसको रिजॉल्व किया जाएगा। मोमेंटम एम बी होता है, तो ये देखते हैं इसके कंपोनेंट्स कैसे बन सकते हैं। अब ये देखिए बच्चे, जो मोमेंटम सेकंड ऑब्जेक्ट है, इनिशियली इसका मोमेंटम है ना, मतलब एम वी होगा। इसका मोमेंटम क्या होगा मेरे पास इस केस में? कि इनिशियली मेरे पास इसका मोमेंटम है, तो ये आ जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट का m2 और v2 आ जाएगा। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो ये आ जाएगा m2 v2। लेकिन ये देखिए, ये मोमेंटम जो है कुछ एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब है इसके कंपोनेंट्स बन सकते हैं। अब आपने इसके कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं बच्चे? जो इसका एंड पॉइंट है ये वाला, इस यहाँ से ना आप एक डॉटेड लाइन लगाएंगे, एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास ये एक प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। एक्स कंपोनेंट का मतलब होगा इसके साथ कॉस थीटा लिख देंगे, और ये वाला इसका क्या आ जाएगा? वाई कंपोनेंट आ जाएगा। वाई कंपोनेंट का मतलब है m2v2 साइन थीटा लिख देंगे। इसी तरह से ये देखें, कुलियन के बाद वाली जो वेलोसिटी आ रही है वो भी कुछ एंगल फाई बना रही है। इस केस में भी जो मोमेंटम होगा वो मेरे पास क्या होगा? दोनों का मैसेज कैपिटल M ले लें, ये m1 प्लस m2 होगा और vf हो जाएगा। इससे कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे? इसके एंड पॉइंट से भी आप एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देंगे। प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाला इसका वाई कंपोनेंट होगा। वाई कंपोनेंट के साथ मतलब साइन लिख देंगे, मतलब इसको mvf साइन थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ पे इनिशियल जो एंगल है उसको थीटा से लिखा है, बाद वाले को फाई से लिखा है, ठीक है। तो ये सिर्फ डिफरेंस करने के लिए इन दोनों एंगल्स में कि इसको थीटा से प्रेजेंट कर दिया, इसको फाई से प्रेजेंट कर दिया। तो ये मैंने इसके कंपोनेंट्स निकाल दिए। ये इसका साइन फाई है, ये कॉस फाई है, और ये इसी तरह से ये इसका कॉस कंपोनेंट, और ये वाला कौन सा होगा? साइन कंपोनेंट। मतलब हमने कुलियन से पहले वाला जो एक मोमेंटम आ रहा था, जो एंगल थीटा बना रहा था एक्स एक्सिस से, उसके कंपोनेंट्स निकाल दिए, कॉस थीटा और साइन थीटा। इसी तरह से कुलियन के बाद वाले। अब हमने मोमेंटम कंजर्वेशन देखना है बिफोर कुलियन इज इक्वल टू आफ्टर कुलियन। लेकिन इसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन को एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, फिर देखेंगे वाई एक्सिस, मतलब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अब मोमेंटम कंजर्वेशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस, फर्स्टली हम अगर एक्स एक्सिस में देखें तो पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट का देखते हैं। अब m1 बच्चे जो है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अलोंग दी एक्स एक्सिस मूव कर रहा था, तो इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, इस डायरेक्टली एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 v1। अब ये जो m2 है ये एंगल थीटा बना रहा था, तो इसका कंपोनेंट लेंगे, कौन सा लेंगे? m2 v2 cos थीटा लेंगे। और कुलियन के बाद जो मेरे पास आ रहा है उसका भी हमने क्या लेना है? उसका भी कंपोनेंट लेना है, mvf cos फाई लेना है। तो कुलियन से पहले मोमेंटम इज इक्वल टू कुलियन के बाद वाला मोमेंटम। अब हमारे पास अलोंग दी वाई एक्सिस देखिए मुझे, m1 अलोंग दी वाई एक्सिस तो मूव नहीं कर रहा था, ये तो सिर्फ अलोंग दी एक्स एक्सिस है, तो इसका मोमेंटम अलोंग दी वाई एक्सिस क्या होगा? जीरो होगा, ये जीरो है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो m2 था इसका एक कंपोनेंट था वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो जिसको हमने m2 v2 साइन थीटा लिया था। तो m2 v2 साइन थीटा इज इक्वल टू आफ्टर कुलियन, इसका भी हमारे पास अलोंग दी वाई एक्सिस था ना, तो हमारे पास वो भी क्या था? mvf साइन फाई। तो उसका कंपोनेंट इक्वल करवा दिया, m2 v2 साइन थीटा इज इक्वल टू mvf साइन फाई। ये हमारे पास आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन हमने कहा था बच्चे इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। वो किस तरह से चेंज होती है वो देखते हैं। आपके पास बच्चे जो काइनेटिक एनर्जी ना ये स्केलर है, इसमें ये वेक्टर नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए हमें ये कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें सीधी सिर्फ उनकी वेलोसिटीज और मैसेज का पता होना चाहिए। मतलब इसमें हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन कितनी है और आफ्टर कुलियन कितनी है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, हमें पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है। क्योंकि मैंने आपसे ये क्लियर कट बात की है कि इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। तो कुलियन से पहले जितनी ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी कुलियन के बाद। तो पहले आप कुलियन से पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर कुलियन के बाद, और हम पता कर सकते हैं कि कितना चेंज आया है। तो वो देखते हैं।
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो कुलियन से पहले इसका ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस इसकी होगी, तो इसके लिए लिखेंगे तो 1/2 m1v1² आ जाएगा, इसके लिए लिखेंगे तो 1/2 m2v2² आ जाएगा। यहाँ पे वो यही चीज लिख रहा है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे पास कंजर्व नहीं रहती। अब हम लोग निकालेंगे कि कितना चेंज आएगा वो देखते हैं। तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाले। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। वो यहाँ पे यही बात कर रहा है काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो इसलिए इसको आपको कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, साइन कॉस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सिर्फ उनके वेलोसिटीज लिखते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 1/2m। इसका मास कैपिटल M है क्योंकि दोनों मैसेज स्टिक हो जाते हैं, तो m1 + m2 को आप कैपिटल M से लिख लेते हैं, तो कैपिटल MVF आ जाएगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास जो गिवन है वो यहाँ पे यही लिख रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 mVF का स्क्वायर। कहते हैं अब अगर हमें पता करना है ना काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है या कितनी लॉस हुई है, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ऑब्जेक्ट्स की उसमें से फाइनल को माइनस कर दें, तो वो आपको डिफरेंस बता देगा कितना लॉस हुआ है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल को माइनस कर दें। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा आज का। इनेलास्टिक कुलियन थी जिसमें हमने देखा मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, और कितनी चेंज हुई है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। आगे हमारे पास ना ये कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जिसमें कुलियन इनइलास्टिक होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रह रही होती। कहते हैं हमारे पास सबसे पहले जो एग्जांपल है वो कराटे चॉप की है, कि जिसमें आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो कराटे मास्टर है वो ब्रिक्स वगैरह को तोड़ रहा होता है। कि यूजुअली हमारे पास एक पर्सन है, उसको कराटे आते हैं, नीचे उसने ईंटें रखी होती हैं, वो क्या कर रहा होता है, हाथ से ईंटों को तोड़ रहा होता है। तो जब ये ईंटों को तोड़ते हैं तो बच्चे यहाँ पे इसके हाथ की जब ऊपर से नीचे लेके आता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जैसे वो ईंटों के ऊपर मारता है तो ईंटें टूट जाती हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो ईंटों को तोड़ने में। और यहाँ पे जब वो इसके ऊपर हाथ मारता है तो साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वहां से हीट भी प्रोड्यूस होती है, आवाज़ भी आती है, टूटते भी हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इन इलास्टिक है, कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी से किस में, हीट में, साउंड में और इनको तोड़ने में। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो वैसे ही हाथ ऊपर वापस ले जाओ, वो बाउंस बैक नहीं होता, बल्कि वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। और यहाँ पे हाथ को आप थोड़ा सा टेढ़ा करते हो, उसको सीधा लेके नहीं आते नीचे। जब टेढ़ा करते हो तो हम कहते हैं हमारे पास उसके कंपोनेंट्स में होंगे। इसका मतलब है जब थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो वो थोड़ा सा हमारे पास एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा, तो जिसकी वजह से जब ये पीसीस टूटते हैं तो ये हर डायरेक्शन में जाते हैं, ये एक्स एक्सिस में भी जाएंगे, वाई एक्सिस में भी जाएंगे। तो वो यहाँ पे इसी बात को कह रहा है कि जब कराटे चॉप है, जो वो पाइल्स ऑफ ब्रिक, मतलब काफी ज्यादा ब्रिक्स है जो ईंटें वो ऊपर नीचे पड़ी हुई होती हैं, जब उनको तोड़ना चाह रहा होता है। ये एग्जाम्पल है इनेलास्टिक कुलियन की। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे पास बाउंस बैक नहीं होता। जैसे हाथ हमारे पास हमने मारा है तो हाथ वापस ऊपर नहीं जाता, बल्कि वो उसको तोड़ देता है, उसको कन्वर्ट करवा देता है हीट एनर्जी साउंड में, और दूसरा उसको ब्रेक करने में। सम ऑफ द एनर्जी जो वो अब्जॉर्ब हो जाती है ब्रिक्स में, और वो हमारे पास मतलब टूट जाती है, और कुछ हीट एनर्जी होती है प्रोड्यूस और कुछ साउंड होती है। तो हमारे पास जो कह लेंगे कुछ तोड़ने में, कुछ साउंड एनर्जी में और कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है कन्वर्जन हो रही होती है एनर्जी की, हैंड दोबारा से रीबाउंड नहीं हो रहा होता। मतलब अगर हाथ नीचे आया तो वो दोबारा वापस नहीं जाता, बल्कि वो इन दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। इसके अलावा कहते हैं जो कराटे चॉप होता है वो डायरेक्टली एग्जैक्टली हमारे पास ना तो उसकी मोशन हॉरिजॉन्टल होती है ना वर्टिकल होती है। मतलब क्या है, आप हाथ को थोड़ा सा टेढ़ा करके मारते हो ना, एग्जैक्टली ऊपर से नीचे जाता है, बल्कि थोड़ा सा ना इसको टिल्टेड करते हैं। मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है, वर्टिकल भी होता है, इसलिए ये पीसेस डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। इसके अलावा दूसरी जो एग्जांपल है वो कहता है हमारे पास कार क्रैश की है, कि जब गाड़ी जो है वो यूजुअली किसी चीज़ के साथ जाकर टकरा जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे शो करवाऊँ, ये गाड़ी है जो दीवार के साथ जाकर लग गई है। अब इनिशियली ये पीछे से मूव करती हुई आ रही थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जब ये इसके साथ जाकर टकराती है तो इसके ना यहाँ पे ये खराब हो जाती है, यहाँ से इसके कह लें डिस्ट्रॉय हो जाती है, या कह लें कि डैमेज हो जाती है। पीछे से काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, जब इसके साथ जाकर टकराती है तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज हो जाती है। जैसे ये टकराएगी आवाज़ भी आएगी, यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगी, और ये इसको डैमेज करने में भी एनर्जी लॉस हो रही होगी। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे जितनी स्पीड के साथ ये आ रही है इसके साथ टकरा के वापस चली जाए, वैसे नहीं होता, बल्कि काइनेटिक एनर्जी दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब वो
टकराएगी। कुलियन जो होती है कार क्लैश के केस में वो भी इनइलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि जब वो टकराती है तो हमारे पास जो एनर्जी है वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रही होती है, मतलब उसके जो डैमेज हो जाती है उसको डिफॉर्म कर रही होती है, उसको क्रम्पल, मतलब क्रम्पल का मतलब है डैमेज हो रही होती है, उसके पीसेस छोटे छोटे टूट के बिखर रहे होते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्टॉप भी हो जाएगी, बजाय इसके कि वो उसी तरह से बाउंस बैक हो जाए। वो बाउंस बैक नहीं होती, बल्कि जब वो आके टकराती है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज हो रही होती है। अब यूजुअली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कह लें वो किस फॉर्म में चेंज हो रही होती है, वो या तो वहाँ पे आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, या साउंड हीट एनर्जी हो रही होती है, या फिर वो डैमेज हो रही होती है। ठीक है, तो वो इनइलास्टिक होती है। लास्ट पे एग्जांपल है, कहते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास एक और भी है कि जब बॉल और बैट के दरमियान शो हो रहा होता है, जब इसके दरमियान क्लियन होती है तो वो भी इनइलास्टिक होती है। मसलन मिसाल के तौर पे यूजुअली जब क्रिकेट मैच होता है तो आपके पास जो बॉल होती है वो जाके बैट के साथ टकराती है। कहते हैं बैट जो होता है हमारे पास हार्ड होता है, जब ये बॉल इसके साथ जाके टकराती है ना तो यहाँ पे जो क्लियन होती है ये भी इनइलास्टिक होती है। मतलब जब ये इसके साथ जाके टकराएगी तो वहाँ पे हीट एनर्जी भी होगी, साउंड भी होगी, और ये ऐसा लग रहा होता है कि बैट जो हार्ड है तो इसके ऊपर कोई डैमेज नहीं हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डैमेज हो रहा होता है। जब ये इसके साथ जाके टकरा रही होती है तो बार बार रगड़ लग रही होती है, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है। तो बैट भी वहां से थोड़ा थोड़ा डैमेज हो रहा होता है, और बॉल भी है उस साइड से जहाँ से जाके वो टकरा रही होती है थोड़ी सी बेंड हो रही होती है, थोड़ा सा डैमेज उस साइड पे भी आ रहा होता है। तो कहते हैं ये भी हमारे पास क्या है, इनइलास्टिक है। कि जब बॉल जो है हमारे पास बैट को किसी हिट होती है, या कह लें बैट किसी या बॉल को हिट करते हैं, तो वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। कुछ तो थोड़ी बहुत बॉल जो है वो भी खराब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके पास साउंड और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। कहते हैं हमें ऐसा लग रहा होता है बैट हार्ड है, रिजिड है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो खुद भी एनर्जी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो भी थोड़ा बहुत डिस्ट्राय उस पॉइंट से डैमेज हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कहते हैं जो बॉल है जब वो भी बैट के साथ टकराएगी तो वो भी थोड़ी सी कंप्रेस होती है, उसमें भी थोड़ा सा कह लें डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो वो वहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही होती है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये भी इनइलास्टिक क्लियन है कि स्टार्टिंग की उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। तो ये डिफरेंट हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं इनइलास्टिक क्लियन की। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन मान सकते हैं, ऊपर वाले जो हमने टॉपिक किए हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड। तो ये देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एन इलास्टिक प्लियन इन 1 and 2 डायमेंशन। तो आज के दोनों टॉपिक जो हमने किए हैं वो कलेक्टिवली एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। स्टिल मुझे इसमें से कुछ पूछना हो, कोई पॉइंट मिसिंग हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।